बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लास्ट टाइम हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम करने जा रहे हैं ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें दो ये लड़के हैं, एक पतलू है एक मोटू है। ये नज़र आ रहा है पतलू और ये है मोटू, ठीक है। इनको एक टारगेट दिया गया है, वो ये है कि इस ग्राउंड को क्रॉस करना है, इस ग्राउंड। और ये जो ग्राउंड है इसमें बहुत से लड़के, ये खाली नहीं है, बहुत से लड़के हैं। कैसे बहुत से लड़के हैं इस ग्राउंड के अंदर, ये लड़के हैं ग्राउंड में, बॉयज़ हैं। टारगेट क्या है जी? एक ग्राउंड को क्रॉस करके इधर पहुँच। बताएं पहले कौन पहुँचेगा, पतलू या मोटू? ये पतलू, यस बिल्कुल पतलू पहले पहुँचेगा। क्यों? इसलिए कि मोटे को रास्ता बनाने में टाइम लगेगा, वो पतला सा है, वो ऐसे इधर उधर से घुस के इधर जल्दी पहुँच जाएगा। यानी पतलू जो है ये पहले पहुँचा। जब ये इधर पहुंच गया तो मोटू हो सकता है कि इधर कहीं हो, तो पहले जो है पतलू पहुंचेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ऐसे कंसिडर करें कि ये एक एयर है, यानी दो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को और इधर से हम मीथेन गैस को एक ही वक्त में इंजेक्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पहले आए, मीथेन गैस जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी, ये जो है लेस टाइम लेगी और ये मोर टाइम लेगी उसके मुकाबले में। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्यूजन का रेट है, ज़ाहिर है गैसेस जो हैं इन मॉलिक्यूल में से गुजर कर इधर आ रही हैं, तो डिफ्यूजन का जो रेट है ये गैसेस के मोलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो गैस लाइटर है, यानी जिसका मोलर मास कम है, यानी वो लाइटर है, उसका डिफ्यूज़ होने का रेट ज़्यादा है। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जल्दी जल्दी घुस के जो है दूसरी तरफ आ जाएंगे, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको टाइम लगेगा। तो ग्रैम ने जो है इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, एक एक्सपेरिमेंट भी किया उसने जो है एक ट्यूब ली 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे कॉटन प्लग रखा जो कि डिप था HCl में, HCl सोल्यूशन में डिप था ये कॉटन प्लग, और ये जो था अमोनिया सोल्यूशन में डिप था, ठीक है। इसके दरमियान में क्या है, एयर। 100 सेंटीमीटर जो है इस ट्यूब की लेंथ है। तो इसने ऑब्ज़र्व किया कि अमोनिया गैस यहाँ से डिफ्यूज़ हो रही है और HCl गैस वहाँ से डिफ्यूज़ हो रही है। यानी एक ही वक्त में दोनों रखने, ये नहीं कि पहले ये रखना बाद में, नहीं, एक ही वक्त में दोनों रखे। यहाँ से HCl गैस डिफ्यूज़ होगी एयर में और यहाँ से अमोनिया गैस। इसने नोट किया कि इधर से 60, यानी ये डिस्टेंस जो था ये 60 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस था ये 40 सेंटीमीटर है। यानी इसका मतलब ये है कि अमोनिया जो है वो तेज़ी से और HCl उसके मुकाबले में ज़रा कम जो है डिफ्यूज़ हो रही है एयर के अंदर। अमोनिया जो है इसका मोलर मास है 17, ठीक है जी। इसका मोलर मास 17 ग्राम पर मोल, और HCl गैस का जो मोलर मास है वो है 36.5 ग्राम पर मोल। यानी इसका मतलब है कि HCl का मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा है और अमोनिया का मॉलिक्यूल छोटा है। यानी एक सेकंड में अगर अमोनिया जो है 1.5 सेंटीमीटर कवर करता है, तो उसी टाइम में जो HCl गैस है ये अमोनिया गैस हो गई, टाइम 1 सेकंड। तो HCl गैस जो है उसी टाइम में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। यानी इसका मतलब है कि 2 सेकंड में ये 2 सेंटीमीटर और ये
3 सेंटीमीटर कवर कर जाएगा। तो ये किस तरह से पता चला? डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया गैस ओवर डिस्टेंस covered by HCl gas is equal to 60 सेंटीमीटर और उसने 40 सेंटीमीटर किया। ये 1.5/1 यानी अमोनिया गैस इज 1.5 टाइम्स फास्टर देन HCl गैस। अब ग्राम जो है ये मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दी है और ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप कह सकते हैं। दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। किसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ a gas is inversely proportional to the किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ज़्यादा है उसका जो डिफ्यूज़ होने का रेट है वो कम है, और जिसका जो है मोलर मास ज़्यादा है उसका डिफ्यूज़ होने का रेट कम है। इन इन्वर्स हो गया ना, यानी मॉलिक्यूलर वेट कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, और मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस 1 अगर दो गैसेज हैं, और रेट ऑफ दिस इज इक्वेशन 1 and rate of diffusion of second gas is also inversely proportional to under root of molar mass of gas 2। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो डिफ्यूज होने का रेट है गैसेस का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गैसेस के मोलर मास के अंडर रूट के या स्क्वायर रूट के। दैट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वही रिजल्ट आएगा जो इस एक्सपेरिमेंट से आया। अब फ़र्ज़ करें कि गैस 1 जो है ये अमोनिया है और गैस 2 जो है ये HCl गैस है। देखिए जो फैक्टर जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इनके प्रोडक्ट कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि R1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ M1 इज इक्वल टू कांस्टेंट R2 इंटू अंडर रूट ऑफ M2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम ये दोनों कांस्टेंट हैं तो वी कैन से R1 M1 अंडर रूट इज इक्वल टू R2 M2 अंडर रूट। क्लियर? अब R1 ओवर R2 हम रेट ऑफ डिफ्यूजन एक साइड पे कर लेते हैं और मॉलिक्यूलर वेट दूसरी साइड पे कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4 कि रेट ऑफ डिफ्यूजन एक तरफ कर लिए और मोलर मास एक तरफ। देखिए ये इन्वर्स है, इन्वर्स। अब इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया गैस ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl गैस ओवर मोलर मास ऑफ अमोनिया गैस अंडर रूट। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि अलग अलग अंडर रूट करें आप दोनों का अंडर रूट ले सकते हैं। R अमोनिया ओवर R HCl इज इक्वल टू 36.5 ओवर 17 अंडर रूट। तो ये आंसर जो आता है 1.5 आता है, यानी वही रिजल्ट तो यहाँ पे आया है कि अमोनिया गैस इज 1.5 टाइम फास्टर देन हाइड्रोजन गैस, देन HCl गैस, नॉट हाइड्रोजन गैस। अमोनिया गैस इज 1.5 टाइम्स फास्टर देन HCl गैस। ठीक है, तो अब हम कुछ
ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल्स करते हैं। मेरा ख्याल है आपको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्लियर हो गया। बाज़ दफ़ा दो गैसेस बता देते हैं और उनके कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछे जाते हैं। मसलन हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस, फाइंड देयर कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन, फाइंड कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए आपने ये करना है, आर हाइड्रोजन ओवर आर ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट। अब ये 32 है ऑक्सीजन का मोलर मास, हाइड्रोजन का 2 है, अंडर रूट तो 16 अंडर रूट 4। अब 4 क्या इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन गैस इज 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है ऑक्सीजन गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन से। अच्छा, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसको हम मोलर मास की बजाय गैसेस की डेंसिटी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ना R1 ओवर R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, M2 ओवर M1 अंडर रूट। सिमिलरली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस 2 और डेंसिटी ऑफ गैस 1, यानी आप डेंसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे जो है न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जा सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसका मतलब क्या है, यानी इसको हम कैसे क्वांटिटेटिवली लेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन को। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये है कि किसी गैस का एक वॉल्यूम जो है कितने टाइम में डिफ्यूज़ होता है, दैट इज़ रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी रेट R1 जो है ये क्या चीज़ है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1। अब इसको हमने क्वांटिटी वाइज देखना है तो R1 इज V1 इज वॉल्यूम ऑफ गैस, V1 ओवर T1। V1 इज वॉल्यूम ऑफ गैस 1 इज वॉल्यूम एंड T1 इज, अब अच्छा T जो है अगर कैपिटल लिखा गया तो ये टेम्परेचर होगा, तो आप T छोटा लिखें तो टाइम टेकन बाय गैस 1। इसी तरह सिमिलरली R2 इज V2 ओवर T2, इक्वेशन 1 and this is equation 2. We know that according to Graham's law of diffusion, R1 over R2 is equal to M2 over M1 under root. This is equation 3. We know that according to Graham's law of diffusion. अब R1 और R2 की वैल्यू पुट करो, putting the value of R1 and R2 in equation 3, V1 over T1 divided by V2 over T2 is equal to M2 over M1 under root. This is equation 4. अब इसको रीअरेंज कर लें ऑन रीअरेंजमेंट, V1 over T1 multiplied by T2 over V2 is equal to M2 over M1 under root. This is equation 5. यानी अगर आपको गैसेस का वॉल्यूम बता दिया जाए, वो टाइम बता दिया जाए कि वो वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज़ होता है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास फाइंड कर सकते हैं किसी अननोन गैस का। अगर आपको उसका वॉल्यूम टाइम बताया हुआ है, दूसरी गैस का वॉल्यूम और टाइम बताया हुआ है, और एक नॉन गैस है दूसरी अननोन गैस है, तो अननोन गैस का मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं। और अगर जो है आपको वॉल्यूम बताया हुआ है तो किसी एक गैस का टाइम भी बताया हुआ है, तो दूसरी गैस का वो टाइम पीरियड जिसमें वो डिफ्यूज़ होगी वो फाइंड कर सकते हैं। तो दो केसेस होंगे जी। नंबर 1 केस 1 के V1 V2 के बराबर, V1 V2 के बराबर है, तो फिर ये V1 और V2 कैंसिल हो जाएंगे। अगर V1 V2 के बराबर है तो देन T2 over T1
is equal to m2 over m1, इक्वेशन 6। नेक्स्ट है जी केस नंबर 2 कि T1 जो है वो T2 के बराबर है, तो उस सूरत में V1 ओवर V2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1 अंडर रूट। अब देखिए इक्वेशन 7 जो है और इक्वेशन 6, इसको अगर आप गौर से देखें कि वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का कि वो कितना डिफ्यूज़ होगा एक टाइम के अंदर, वो उसके मोलर मास के इन्वर्स है। देख लें कि V1 है ना, ये M1 इन्वर्स हो गया ना, V2 M2। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 10 सेकेंड हाइड्रोजन गैस, इन 10 सेकेंड हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस थ्रू पोरस कंटेनर, कितना है जी उसका वॉल्यूम, सपोज 20 क्यूबिक डेसीमीटर उसका वॉल्यूम डिफ्यूज़ होता है। 10 सेकेंड हाइड्रोजन गैस के जो है कितना वॉल्यूम, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम डिफ्यूज़ करते हैं। 10 सेकेंड में ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस है, इसका वॉल्यूम, ये ऑक्सीजन गैस। अब देखिए टाइम दोनों के लिए एक जैसा, 10 सेकेंड में अगर हाइड्रोजन गैस 20 क्यूबिक सेंटीमीटर डिफ्यूज़ होती है तो इसी टाइम में ऑक्सीजन गैस के कितने क्यूबिक सेंटीमीटर डिफ्यूज़ होंगे। तो आपने क्या करना है, ये V हाइड्रोजन ओवर V ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट। अब वैल्यूज पुट करो, ऑक्सीजन का कितना है, सॉरी हाइड्रोजन का कितना है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑक्सीजन का आपने फाइंड करना है, और ये क्या है मोलर मास 32 ओवर 2 अंडर रूट, तो ये 16, इसका अंडर रूट 4 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 20 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4, दिस इज यानी कितना आ जाएगा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी अगर 10 सेकंड में हाइड्रोजन गैस 20 क्यूबिक डेसीमीटर डिफ्यूज़ होती है तो उसी टाइम में ऑक्सीजन गैस के 5 क्यूबिक सेंटीमीटर डिफ्यूज़ होंगे। अब देख लें ये 5 और 20 है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन 4 टाइम्स ज़्यादा है ना, यस हाइड्रोजन 4 टाइम्स ज़्यादा, ये क्लियर हो गई यहाँ से भी। और वो जो फार्मूला आपको बताया था उसमें भी अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेट ऑफ कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन देखें तो वही आएगा, हाइड्रोजन 4 टाइम फास्टर है। तो अगर हाइड्रोजन का 20 क्यूबिक सेंटीमीटर 10 सेकेंड में डिफ्यूज़ हुआ तो इसी टाइम में ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम होगा। अगर दोनों गैसेस के वॉल्यूम आपको बताए जाएं और टाइम पूछा जाए, अब देखिए जो टाइम है उसके रेफरेंस से डायरेक्ट रिलेशनशिप, वो कैसे कि जो गैस लाइटर है वो कम टाइम लेगी, डायरेक्ट हो गई ना, जो हैवियर गैस है वो ज़्यादा टाइम लेगी। अगर हम टाइम को सामने रखें तो टाइम के हिसाब से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम को, रेट ऑफ डिफ्यूजन को, इनको सामने रखें तो फिर रिलेशन जो है क्या है, इनवर्स। देखें कि 20 क्यूबिक सेंटीमीटर हाइड्रोजन गैस जो है ये 10 मिनट में, सपोज 10 मिनट में डिफ्यूज़ होती है। 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन गैस कितना टाइम लेगी। अब वॉल्यूम सेम है, टाइम का पूछा हुआ है। टाइम जो है किसका जी, हाइड्रोजन गैस का ओवर टाइम जो है ऑक्सीजन गैस का, दिस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूट। ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट। तो ये कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट ओवर, ये हमने टाइम निकालना है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का क्या है 2, ऑक्सीजन है 32 अंडर रूट, ये 1/16, 1/4 आ गया। तो 10 मिनट इज इक्वल टू 1/4। अब बताएं टाइम टेकन बाय ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाएं, ऑक्सीजन गैस 10 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 4। तो जब आप 10 मिनट को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो आएगा 40 मिनट्स। यानी अगर 10 मिनट ले रही है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन 4 गुना ज़्यादा टाइम ले रही है, तो वही तो है, हाइड्रोजन फास्टर है ना। और समझ आया, जो फास्टर है वो कम टाइम लेगा ना, वो पतलू कम नहीं टाइम में पहुंच गया उधर,
जो पतलू था वो कम टाइम में पहुंचा और जो मोटू था वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में। तो जो गैस भारी होती है यानी हैवी होती है उसका डिफ्यूज़ होने का रेट कम होता है। अगर हम टाइम का देखें तो टाइम जो है, जो लाइटर गैस होगी वो डिफ्यूज़ होने में कम टाइम लेगी और जो हैवियर गैस होगी वो डिफ्यूज़ होने में ज़्यादा टाइम लेगी, प्रोवाइडेड क्या है कि दोनों का जो वॉल्यूम है जो कि डिफ्यूज़ होने जा रहा है वो एक जैसा हो। ये नहीं है कि एक गैस ज़्यादा तुसी रख दे दूसरी गैस काट रखो, इस तरह ना बेईमानी होगी। दोनों गैसेस का वॉल्यूम एक जैसा रखना है, फिर जो है देखें कौन सा जो है कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है और कौन सी गैस कम टाइम लेती है। तो टाइम के रेफरेंस से डायरेक्ट जो लाइटर है वो कम टाइम लेगी, जो हैवियर गैस है वो ज़्यादा टाइम लेगी। जानबूझ के पेपर में ये देते हैं, जानबूझ के। उसकी वजह क्या है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि इनके ज़हन में इन्वर्स रिलेशन होती है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए अगर वॉल्यूम और रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें फिर इन्वर्स है, लेकिन जब टाइम की बात आएगी कि टाइम जो है कौन सी गैस ज़्यादा लेगी कौन सी गैस कम लेगी, उस सूरत में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के। न्यूमेरिकल है इफ़ 280 cubic centimeter hydrogen diffuse in 40 seconds. How long will it take? How long will it take? How long will it take 490 cubic centimeter of unknown gas? यानी आपने टाइम निकालना है। Where vapor density is 25. Vapor density is 25. अब देखिए वेपर डेंसिटी में और मोलर मास में क्या रिलेशनशिप है कि वेपर डेंसिटी को अगर आप डबल कर दें दैट इज़ मोलर मास। मोलर मास इज़ इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फार्मूला पुराने वक्तों में पुरानी बुक्स में ये दिया हुआ है, मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस है। अब वेपर डेंसिटी कितनी है जी 25, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 50 आ जाएगा। मोलर मास ऑफ अननोन गैस, मोलर मास ऑफ अननोन गैस, उसका मोलर मास आपको पता चल गया 50। तो फार्मूला क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, mx ओवर m2 m हाइड्रोजन अंडर रूट। अब इसमें देखें हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 280 क्यूबिक सेंटीमीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 40 सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक्स 490। अब दूसरी जो गैस है अननोन गैस उसका है 490 क्यूबिक सेंटीमीटर और टाइम जो है ये आपको बताना है कितना टाइम लेगी। दिस इज इक्वल टू mx क्या है मोलर मास 50 ओवर हाइड्रोजन का क्या है 2, तो ये 50 ओवर 2 25 ये तो आ गया 5। आप इसको सॉल्व करें 280 क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर 40 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम x ओवर 490 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखें ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, चलो ये आसानी से हो सकता है 4 7 28, ये भी कैंसिल हो गया 7 0। तो tx ओवर 70 सेकेंड इज इक्वल टू 5। अब tx 70 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 350 सेकेंड ये गैस लेगा, जिसका वॉल्यूम 490 है। अब देखिए वॉल्यूम एक जैसा नहीं है, तो वॉल्यूम अगर एक जैसा नहीं है तो आप इसको ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर टाइम टेकन बाय हाइड्रोजन गैस। इसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन x का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस ओवर टाइम टेकन बाय अननोन गैस। आप इनकी जगह ये पुट कर सकते हो, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसकी जगह आप v हाइड्रोजन ओवर t हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय
वी एक्स ओवर टी एक्स, दिस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एक्स ओवर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस और वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस मल्टीप्लाइड बाय, ये टी ऊपर चला जाएगा, टी एक्स ओवर टाइम टेकन बाय हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू एम एक्स ओवर एम हाइड्रोजन। अब आप वैल्यूज पुट कर लें, वही बात है जो, यानी चाहे तो आप ऐसे ही जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन पुट कर दें, इसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन आप अननोन गैस कर लें, या फिर आप जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उनकी जो आप कह लें वैल्यूज़ है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन किस क्वांटिटी में लिया जाता है, वॉल्यूम और टाइम में लिया जाता है, तो आप वो पुट करके इस इक्वेशन में बता सकते हैं। क्लियर है जी? अच्छा, अब ये आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, 350 आएगा, मैंने चेक कर लिया। एक और न्यूमेरिकल भी है, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें ये है कि अगर 465 क्यूबिक सेंटीमीटर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 30 सेकंड में डिफ्यूज़ होती है, तो 620 क्यूबिक सेंटीमीटर हाइड्रोजन गैस कितना डिफ्यूज़ होगी, ये सेम इसी तरह ही है, कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं है इसमें। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस टू डिफ्यूज़ अ पोरस कंटेनर इज 35 सेकंड। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस विच रिक्वायर 50 सेकंड टू डिफ्यूज़ थ्रू द सेम। यानी आपको टाइम बताया हुआ है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है कि नाइट्रोजन गैस कितना टाइम लेती है और अननोन गैस जो है वो कितना टाइम लेती है, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अननोन गैस और नाइट्रोजन गैस के टाइम, नाइट्रोजन गैस 35 सेकंड ले रही है डिफ्यूज़ होने में उसका कुछ वॉल्यूम, और सेम वॉल्यूम जो है दूसरी गैस का ये 50 सेकंड ले रहा है, ठीक है। और आपको ये पता है कि नाइट्रोजन गैस जो है इसका मोलर मास क्या होता है, और आपने जो अननोन गैस है उसका मोलर मास निकालना है। और नाइट्रोजन का कितना है 28 ग्राम पर मोल मोलर मास, ये मोलर मास हो गया नाइट्रोजन का, और आपने मोलर मास जो है अननोन गैस का फाइंड करना है कितना। अब फार्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि जब टाइम की बात आएगी तो टाइम के हिसाब से डायरेक्ट रिलेशन है टी नाइट्रोजन ओवर टी एक्स, तो एम नाइट्रोजन ओवर एम एक्स अंडर रूट, ये देखें डायरेक्ट आ गई ना रिलेशन, इनवर्स नहीं है। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन है तो यहाँ मोलर मास नाइट्रोजन का नहीं है, एक्स का है, क्योंकि यहाँ टाइम जो है एक्स का डिनोमिनेटर में है, तो इधर भी ये डिनोमिनेटर में होगा। नाइट्रोजन का टाइम जो है वो न्यूमरेटर में है, उसका मोलर मास भी न्यूमरेटर में। अब वैल्यूज पुट करो, कितना ले रहा है नाइट्रोजन 35 ओवर 50 इज इक्वल टू एम नाइट्रोजन 28 ओवर एम एक्स अंडर रूट। अब ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 7 ओवर 10 इक्वल टू 28 ओवर एम एक्स अंडर रूट। अब अंडर रूट अगर आपने ख़त्म करना हो तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें, 7 ओवर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 ओवर एम एक्स, इसका भी स्क्वायर ले लें। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 28 एम एक्स। अब इसको इस साइड पे ले आओ, हैं देखें, अगर हमने मोलर मास निकालना है इसको इधर ले गए और ये नीचे और ये ऊपर आ जाएगा, यानी 28 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7, ये 4 आ गया। अब ये कितना हो गया जी 400 डिवाइडेड बाय 7, तो अब 400 को 7 पे डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये टॉपिक हमारा आज का था, ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम दूसरा टॉपिक करेंगे।